नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड जीके के एमसीक्यू वाइज सारे टॉपिक को डिस्कस करने की। तो इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं कत्यूरी राजवंश के बारे में। कत्यूरी राजवंश से संबंधित या कत्यूरी डायनेस्टी से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपके एग्जाम में कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इस वीडियो से जरूर बनेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगर आप समूह गौ की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के टॉप 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तराखंड की प्रथम पुरा प्रजाति कौन सी थी, वो थी कोल। ठीक है। और उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, वो थी कुड़िन। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन है उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आपको आंसर करना है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कुछ मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ इस वीडियो के बारे में भी। हम जो पढ़ रहे हैं कार्तिकेयपुर और कत्यूरी को एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है। कई इतिहासकार इनको अलग अलग मानते हैं और कई इतिहासकारों को कहना है कि ये जो राजवंश है ये एक ही राजवंश है। ठीक है। इसके बारे में बात भी करेंगे, किसने कहा कि सबसे पहले कि कार्तिकेयपुर राजवंश ही कत्यूरी राजवंश है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो कार्तिकेयपुर राजवंश है इसके वंश के बारे में हमें पता नहीं चलता है। ये जो कार्तिकेयपुर राजवंश का नाम पड़ा है ये इसकी राजधानी के नाम पर पड़ा है। कार्तिकेयपुर एक जगह है जोशीमठ में, वहां पर जो है इनकी राजधानी थी। यहाँ पर जो शासन किया था जिन शासकों ने, उनकी राजधानी थी कार्तिकेयपुर। इसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा है कार्तिकेयपुर राजवंश। लगभग 300 सालों तक इन्होंने शासन किया था, 700 से लेकर के 1050 ईस्वी तक। ये जो राजधानी थी जोशीमठ में, यहाँ पर 14 टोटल शासक हुए। कितने शासक हुए टोटल? 14 शासक हुए। तो इन 14 शासकों के बारे में पढ़ेंगे और इनके 3 परिवार होते हैं। तो इन 3 परिवारों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना कि उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? कार्तिकेयपुर राजवंश। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी जोशीमठ। ठीक है। जोशीमठ कार्तिकेयपुर में इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। इसके बाद इनकी राजधानी शिफ्ट होती है बैजनाथ में, कत्यूर घाटी में, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया? तो देखिए, जब हम उत्तर मध्यकालीन कत्यूरी शासकों के बारे में पढ़ते हैं तो जो हमारे कुमाऊं में प्रचलित जागर और गाथाएं हैं उनमें हमें कत्यूरी शब्द देखने को मिलता है। लेकिन ये जो कहना है कि कार्तिकेयपुर राजवंश से ही कत्यूरी राजवंश है, ये शब्द जो है सबसे पहले प्रयोग किया था एटकिंसन ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। किस व्यक्ति ने जो है सबसे पहले कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था? ये किया था एटकिंसन ने। एटकिंसन की पुस्तक है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर। आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर किसने लिखी है? तो एटकिंसन ने लिखी है। इसी में इन्होंने कहा है कि कार्तिकेयपुर राजवंश जो है ये जो है कत्यूरी राजवंश है। तो इनके लिए सबसे पहले कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया था? एटकिंसन ने किया था। नेक्स्ट है, किनके अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः अयोध्या के थे? तो किसने कहा था कि कार्तिकेयपुर के जो शासक है ये मूलतः अयोध्या के थे? ये कहा था लक्ष्मीदत्त जोशी ने। और बद्रीदत्त पांडे ने कहा है ये सूर्यवंशी है और इनका एक उच्च पद होता था गिरिराज चक्र चूड़ामणि। ठीक है। तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि से विभूषित किए जाते थे कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब है कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? तो कत्यूरी या कार्तिकेयपुर शासकों की जो है लोक भाषा पाली थी। ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया इनकी राजभाषा क्या थी? राजभाषा थी संस्कृत। और लोक भाषा क्या थी? लोक भाषा इनकी थी पाली। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए? तो इनके टोटल अभिलेख प्राप्त होते हैं 9। इसमें कुछ शिलालेख थे, कुछ ताम्र अभिलेख थे। ठीक है। तो 9 टोटल अभिलेख प्राप्त होते हैं। सबसे ज्यादा किस राजा के, किस शासक के प्राप्त होते हैं? तो ललित सूर्यदेव के सबसे ज्यादा जो है अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कुटिला की लिपि का संबंध किस वंश से है? तो इसका सही जवाब है कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित है कुटिला लिपि। ठीक है। इनकी लिपि क्या थी? लिपि थी कुटिला। जो अभिलेख प्राप्त हुए इनमें लिपि क्या है? कुटिला है।
इनकी राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। और लोक भाषा क्या थी? वो थी पाली। तो ये 3 पॉइंट आपको रखने हैं। कुटिला लिपि थी, राजभाषा संस्कृत थी, और पाली क्या थी? इनकी लोक भाषा थी। नेक्स्ट है, जोशीमठ के पास स्थित कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी थी। ठीक है, तो कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी क्या थी? कार्तिकेयपुर नामक स्थित, जो कि जोशीमठ के पास में स्थित है। जहां इस वंश के कुल शासक हुए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसके टोटल 14 शासक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 14 शासक, और 14 शासकों के 3 होते हैं परिवार। इन 3 परिवारों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रलेख प्राप्त हुए? तो ये सारे जो स्थान है, बागेश्वर, पांडुकेश्वर, बैजनाथ, कंडारा, इन सभी स्थानों से जो है टोटल 9 यहां पर अभिलेख में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ललित सूर्यदेव। बाकी और सुभिक्षी राज से भी संबंधित है, ठीक है, लेकिन ललित सूर्यदेव के यहां से 2 हमें ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ताम्रपत्र भूदेव से संबंधित है? देखिए, भूदेव का और त्रिभुवन राज का जो ताम्रपत्र है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस समय प्रारंभिक जो बसंत देव का वंश था उसके बारे में पता चलता है। तो इसका सही जवाब है बागेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, ये किससे संबंधित है? या बागेश्वर ताम्रपत्र नहीं है, बागेश्वर है शिलालेख। बागेश्वर का ये शिलालेख है, ये जो है भूदेव से संबंधित है और त्रिभुवन राज से भी संबंधित है। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? अब यहाँ पर हम बात करेंगे परिवारों के बारे में, तो थोड़ा यहाँ पर फिर से ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश में हम 14 शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। इन 14 शासकों के होते हैं 3 परिवार। पहला जो परिवार आता है वह है बसंत देव का परिवार। ठीक है, बसंत देव का परिवार, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा परिवार आता है निम्बर देव का। ठीक है, तीसरा परिवार होता है सलवनादित्य का। तो इन 3 परिवारों से संबंधित क्वेश्चन अब आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला परिवार जो है, पहला क्वेश्चन जो है इससे संबंधित, कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है बसंत देव जो है इस पहले परिवार का संस्थापक था। और ये हमें कहां से पता चलता है? ये हमें पता चलता है बागेश्वर शिलालेख से, जो कि किसका है? त्रिभुवन राज का। नेक्स्ट है, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर स्थित है। ये आपको पता होगा, जोशीमठ में है नरसिंह मंदिर, की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है बसंत देव ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना की थी, और जोशीमठ में ही कार्तिकेयपुर में इनकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव दान दिया था या दान किया था? तो इसका सही जवाब है बागेश्वर लेख। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, क्योंकि बसंत देव के बारे में सारी जानकारी हमें मिलती है बागेश्वर लेख से, बागेश्वर शिलालेख से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी खरपर देव। अब देखिए, बसंत देव के बाद आता है एक और शासक, इसका हमें कोई पता नहीं चलता है ये कौन था शासक। ठीक है, या इसका एक पुत्र भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो तीसरा शासक आता है वो आता है खरपर देव। ठीक है, खरपर देव। तो खरपर देव जो था कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। एग्जाम में क्वेश्चन आपका बने कि यशोवर्मन का समकालीन शासक कौन था, तो वो था खरपर देव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, और ये पहले परिवार का ही सदस्य है। ठीक है, पहले परिवार का ही शासक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है? तो कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में है? कल्हण द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कल्हण द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी में ये उल्लेख किया गया है कि गढ़वाल क्षेत्र को जो है ललितादित्य मुक्तापीड़ ने जीता था। इसका उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, और उस टाइम पर जो है कार्तिकेयपुर राजवंश का शासक था खरपर देव। नेक्स्ट है, किस वंश के शासक बसंत देव ने परम भट्टाधारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? ये उपाधि देखिए बहुत सारे शासक जो हैं 14 में से मैक्सिमम शासकों ने धारण की थी। ठीक है, तो किस वंश के शासकों ने धारण की थी? कार्तिकेयपुर वंश की। और एक मैंने आपको पहले बताया गिरिराज चक्र चूड़ामणि, उस उच्च पद से जो है विभूषित किए जाते थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अब द्वितीय परिवार से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए, पहले परिवार का एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा इस वीडियो में इन क्वेश्चन के माध्यम से। सबसे पहले हमने पढ़ा जो पहला परिवार था कार्तिकेयपुर राजवंश का, वो कौन सा था? बसंत देव का। ठीक है, बसंत देव जो है इसका संस्थापक था कार्तिकेयपुर राजवंश का। इसके बाद इसका एक पुत्र या कोई दूसरा शासक आता है जिसके बारे में बागेश्वर जो अभिलेख है, शिलालेख है त्रिभुवन राज का, उसमें हमें कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद अगले शासक के बारे में पता चलता है खरपर देव के बारे में। ठीक है,
खरपर देव के बारे में। बसंत देव से क्या क्या याद रखा हमने कि इसने नरसिंह मंदिर का निर्माण किया जोशीमठ में, ठीक है। और अगला हमने याद रखा स्वर्णेश्वर नामक एक ग्राम इसने दान किया मंदिर के लिए। इसके बाद खरपर देव से हमने क्या रखा, ये समकालीन था यशोवर्मन का। किसका समकालीन था? यशोवर्मन का। और याद रखा ललितादित्य मुक्तापीड़ का जब आक्रमण होता है तो खरपर देव जो है कार्तिकेय राजवंश का शासक था, ठीक है। और इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है? राज तरंगिणी जो कि कलहर ने लिखी है, जिसमें कश्मीर का इतिहास है, ठीक है। तो ये आपको रखना है। इसके बाद दो शासक और आते हैं। खरपर देव का पुत्र आता है कल्याण राज, ठीक है। कल्याण राज से ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। इसके बाद आता है अंतिम जो शासक था इस वंश का, बसंत देव वंश का, वो था त्रिभुवन राज, ठीक है। त्रिभुवन राज का इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो शिलालेख है बागेश्वर शिलालेख, उससे हमें बसंत देव परिवार के बारे में जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कार्तिकीपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक था। तो द्वितीय परिवार का संस्थापक था निम्बर देव। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। इसने जो है कार्तिकीपुर राज्य में द्वितीय परिवार की स्थापना की थी। नेक्स्ट है निम्न में से किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया? तो समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया ईस्टगढ़ ने। ईस्टगढ़ आता है किसके बाद? निम्बर देव के बाद, ठीक है। निम्बर देव के बाद अगला शासक कौन बनता है इस परिवार का? ईस्टगढ़। और इसने जो है उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है निम्न में किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए? तो ये हमने आपको पहले बताया, सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं ललित सूर्यदेव की। कितने होते हैं इसके? 3 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। 2 होते हैं पांडुकेश्वर से, ठीक है, 2 पांडुकेश्वर से, और 1 होता है इसका कहां से? कंडारा से। तो टोटल इसके 3 सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश में। नेक्स्ट है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को 12 अवतार के समान बताया है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव को जो है 12 अवतार के समान बताया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भूदेव ने, ठीक है। भूदेव ने जो है बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है, जो कि ललित सूर्यदेव के बाद जो है शासक बनता है। अगला प्रश्न है निम्न में से बौद्ध धर्म विरोधी किस शासक ने बुद्ध स्मरण शत्रु की उपाधि धारण की? तो ये की थी भूदेव ने। बौद्ध धर्म का विरोधी कौन था? वो था भूदेव, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये निम्बर परिवार का जो है अंतिम शासक था। तो निम्बर परिवार जो है द्वितीय परिवार था कार्तिकेयपुर राजवंश का। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है? पहला तो आपको रखना है कि निम्बर देव जो है इसका संस्थापक था, ठीक है, निम्बर परिवार का। अच्छा, निम्बर देव से एक पॉइंट हमने मिस कर दिया। देखिए बंगाल का शासक था धर्मपाल। बंगाल का शासक धर्मपाल, इसने जो है गढ़वाल पर अटैक किया था, जो कि हमें नालंदा अभिलेख में उल्लेखित मिलता है। उस टाइम पर जो है कार्तिकेयपुर राजवंश का शासक कौन था? निम्बर देव था, ठीक है, जब धर्मपाल ने अटैक किया था गढ़वाल पर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है हमारा शासक था ईस्टगढ़। ईस्टगढ़ ने क्या किया था? इस उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। ईस्टगढ़ के बाद आता है ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव के 3 सबसे ज्यादा जो है अभिलेख प्राप्त होते हैं, ठीक है। ललित सूर्यदेव को जो है 12 अवतार के समान बताया गया है। कहां पर? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शासक आता है भूदेव। भूदेव का जो शिलालेख है वो कहां पर स्थित है? वो कहां का है? बागेश्वर का, ठीक है। और भूदेव ने जो है बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया, और साथ ही साथ ये जो है बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसने उपाधि धारण की थी बुद्ध स्मरण शत्रु की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो ये आपको द्वितीय परिवार से याद रखना है। नेक्स्ट है सलवाणदित्य वंश की स्थापना किसने की? तो ये तीसरा परिवार है, लेकिन ये जो सलवाणदित्य वंश है कई बुक में आपको मिलेगा इसकी स्थापना की सलवाणदित्य ने, लेकिन कई बुक में आपको मिलेगा इच्छर देव ने इसकी स्थापना की। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो आयोग ने जो है इच्छर देव को इसका सही जवाब माना है, तो हम भी इसी को मान के चल रहे हैं। अभी इच्छर देव ने इसकी स्थापना की थी। बाकी बहुत सारी बुक है, यशवंत सिंह कटोच वाली बुक है, उसमें लिखा गया है सलवाणदित्य ने इसकी स्थापना की, ठीक है। तो अभी इसको हम मान के चल रहे हैं इच्छर देव ने इसकी स्थापना की। अगर इच्छर देव नहीं होता है तो सलवाणदित्य आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट देखिए देशत, पद्मदेव, इच्छर देव, ये किस वंश के शासक थे? तो ये थे सलवाणदित्य वंश के। यहाँ पर या कार्तिकेयपुर राजवंश भी हो सकता है, इसके शासक थे, ठीक है। इच्छर देव के बाद आता है देशत देव। देशत देव के बाद आता है पद्मदेव। पद्मदेव के बाद आता है सुभिक्षराज देव। सुभिक्षराज देव जो है इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था, या सलवाणदित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, वो था सुभिक्षराज देव। सुभिक्षराज देव लिखा नहीं जा रहा ठीक से। सुभिक्षराज देव जो था इसका अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन आया है पहले कि कार्तिकेयपुर राजवंश का जो कार्तिकेयपुर में राजधानी थी, इसका अंतिम शासक कौन था? सुभिक्षराज देव। अब देखिए यहां से राजधानी जो है शिफ्ट हो जाती है। कहां से? कार्तिकेयपुर जोशीमठ से राजधानी शिफ्ट हो जाती है। कहां पर? बैजनाथ कत्यूर घाटी में। बैजनाथ कत्यूर घाटी में।
अब यहाँ पर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कहते हैं। कोई कहता है कि सुभिक्ष राजदेव का कोई उत्तरवर्ती शासक था, उसी का कोई वंशज था, नरसिंह देव, ठीक है, नरसिंह देव, इसने राजधानी शिफ्ट की थी, ठीक है। कोई कहता है, कोई इतिहासकार कहता है, कोई कई बुक में लिखा है अशांति देव जो है इसने राजधानी शिफ्ट की थी। अब ये आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। अशांति देव इसने राजधानी शिफ्ट की थी, तो मैं परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग वैसे जा रहा हूँ। अशांति देव ने जो है राजधानी शिफ्ट की थी कहां पर, बैजनाथ में, ठीक है, बैजनाथ कत्यूर घाटी में। तो अगला प्रश्न ये जो है फिर किस वंश की स्थापना करता है, अशांति देव वंश की स्थापना करता है। और जब बैजनाथ कत्यूर घाटी में राजधानी जाती है तो बहु अराजकता का काल जो है कत्यूर वंश में आ जाता है, कार्तिकेयपुर राजवंश में आ जाता है। अब इसको हम कार्तिकेयपुर नहीं पढ़ेंगे, अब इसको हम पढ़ेंगे कत्यूर वंश, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग ये भागों में बढ़ जाता है। एक पाली पछाओं का क्षेत्र, दोरहाट का क्षेत्र अलग यहाँ पर वंश होता है। बाकी देखिए काली कुमाऊं में अलग वंश होता है, डोटी में अलग वंश होता है, अस्कोट में अलग वंश होता है। बाकी है एक ही वंश से, कत्यूर वंश से, इसी के अलग अलग जो है भाग हो जाते हैं, अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की, तो ये की थी अशांति देव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है अशांति देव राजवंश का प्रथम राजधानी क्या थी। अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी थी रणचूला कोट, या इसको कह सकते हैं बैजनाथ कत्यूर घाटी। बैजनाथ कत्यूर घाटी में इसकी प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट है किन शासकों की जानकारी लोक गाथाओं और जागरों में मिलती है, तो लोक गाथाओं और जागरों में जानकारी मिलती है मध्यकालीन कत्यूरी शासक के बारे में। जो स्टार्टिंग के कत्यूरी शासक थे या कार्तिकेयपुर वंश के जो शासक थे उनकी जानकारी हमें लोक गाथाओं और जागरों में नहीं मिलती है, उनकी जानकारी सिर्फ अभिलेखों के आधार पर हमें मिलती है। लेकिन जो मध्यकालीन या उत्तर मध्यकालीन कत्यूरी शासक थे इनकी जानकारी मिलती है लोक गाथाओं और जागरों में, जिसमें हम धामदेव का नाम आता है, वीरदेव का नाम आता है, ठीक है। तो बहुत सारे शासकों का नाम उसमें मिलता है, अशांति देव का नाम भी आता है। नेक्स्ट है कत्यूर वंश का अंतिम शासक कौन था, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कत्यूर वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव या वीरदेव, ठीक है, ब्रह्मदेव या वीरदेव ये कत्यूर वंश का अंतिम शासक था। और इसी के टाइम पर जो है तैमूर लंग ने जो है आक्रमण किया था कहां पर, उत्तराखंड में, ठीक है। और जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार जो है ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया था हरिद्वार में, ठीक है, ब्रह्मदेव या वीरदेव ने। तो ये जो है कत्यूर वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद हम पढ़ते हैं चंद वंश के बारे में, लेकिन जो यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 में। बाकी हम चंद्रवंश पर पढ़ते हैं कि चंद्रवंश की स्थापना 1050 करीबन में होती है और उसने विवाह किया था ब्रह्मदेव की पुत्री से। तो यहाँ पर मिसमैच है डेट के बारे में, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते नहीं कि कब किसकी डेट थी क्या थी करके। बाकी इतिहासकारों का भी अलग अलग मत है, तो इसलिए जो है यहाँ पर कंफ्यूजन है ही, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ पढ़ना है कौन अंतिम शासक था और कौन स्टार्टिंग का शासक था, शासकों के बारे में पढ़ना है, इनकी डेट आपको ध्यान नहीं रखनी है ज्यादा। अगला प्रश्न है किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी का आगमन होता है ईस्ट गण के टाइम पे, ठीक है, ईस्ट गण देव के टाइम पे, जो कि निम्बर देव के बाद शासक बनता है। इसी ने जो है उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था और इसी के टाइम पर जो है उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन होता है। नेक्स्ट है आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया। तो आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग किया गया था 820 ईस्वी में, ठीक है। कहां पर किया गया था, केदारनाथ में। और जन्म कहां हुआ था इनका, जन्म हुआ था केरल में इनका, ठीक है, केरल में जन्म हुआ था। और 4 मठों की इन्होंने स्थापना की थी, जो कि वर्तमान में 4 धामों के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है, पूरे भारत में। तो इन्होंने जो है अपना देह त्याग किया था 820 ईस्वी में केदारनाथ में। और एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी जो है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा केदारनाथ में किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कत्यूर प्रशासन में कारिका होता था। तो यहाँ पर देखिए आप उनकी प्रशासनिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो कारिका जो है ये राजमिस्त्री को कहा जाता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कत्यूरी कालीन मंदिर कैसे होते थे। तो कत्यूरी कालीन मंदिर होते थे छत्रयुक्त और शिखर युक्त, दोनों प्रकार के थे, और ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार का मंदिर कहा जाता है। तो जो छत्रयुक्त मंदिर होते हैं उनको कहा जाता है पैगोडा प्रकार का मंदिर। नेक्स्ट है छमुना पाथर कत्यूरी नरेश धामदेव के समय प्रसिद्ध थी। तो ये प्रसिद्ध थी नित्यांगना के नाम से, ठीक है। और धामदेव से आपको याद रखना है ये पुत्र था पिथौरा शाही और जिया रानी का, ठीक है, इसको दुला शाही भी कहा जाता है। और इसका पुत्र होता है फिर मालूशाही, जो राजुला मालूशाही की प्रसिद्ध फेमस गाथा है, उत्तराखंड में चलती है प्रेम कहानी। तो मालूशाही के पिता कौन थे, धामदेव, और धामदेव के पिता थे पिथौरा शाही, जिसने पिथौरागढ़ शहर की स्थापना की थी, और इनकी माता का नाम था जिया रानी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है जागेश्वर स्थित लकुलिस
वो नटराज मंदिरों का निर्माण कराया था? तो ये कराया था ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट गणदेव ने। ठीक है, निम्बर परिवार का शासक ईस्ट गणदेव, इसने एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया उत्तराखंड को। इसी के टाइम पर आदिगुरु शंकराचार्य आते हैं और इसी ने जो है लकुलिस और नटराज मंदिरों का निर्माण जो है जागेश्वर में किया था। अगला है, सिरमौर शासक देवपाल की जानकारी मुस्लिम ग्रंथ में मिलती है? तो इसका सही जवाब है तबकात ए नासिरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, कत्तूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे? ये एग्जाम आ चुका पहले कनिष्ठ सहायक भंडारपाल वाले में, तो कर्मांत कहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जो तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई होती थी इसको कहते थे कर्मांत। नेक्स्ट है, कार्तिकीपुर सेना कितने भागों में विभाजित थी? तो कार्तिकेयपुर सेना को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया था। अगला है, कत्तूरी काल में प्रांतों को किस में बांटा गया था? तो प्रांतों को बांटा गया था जिलों में, और जिलों को कहा जाता था विषय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, प्रांतों को विषयों में बांटा गया था। नेक्स्ट है, कत्तूरी राज्य में प्रांतों का शासक कौन चलाता था? तो प्रांतों का शासन चलाने वाला था उपरिक यानी कि राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था? तो ये कहलाता था दोष पराधिक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कत्तूरी शासन में खनिज व वनों की रक्षा करता कहलाता था? तो खनिज व वनों की जो रक्षा करता था वो कहलाता था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खंडपति। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रजा से विष्टि या बेगार निम्न में से कौन से अधिकारी लेते थे? तो चाट और भाट 2 अधिकारी थे, ये विष्टि और बेगार जो है, ये विष्टि या बेगार जो है प्रजा से लेते थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आभीर पशु से दुग्ध निकालने वाला, इसको कहते थे आभीर, बिल्कुल सही है। ठीक है, भोगपति कर वसूली करने वाला, ये भी सही है। घटपाल गिरजाघरों की रक्षा करने वाला, ये भी सही है। वर्मपाल व्यक्तियों की निगरानी करने वाला, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाला, ये था क्षेत्रपाल। ठीक है, क्षेत्रपाल, यहाँ पर है क्षेत्रपाल। तो ये सभी जो है सही है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आभीर पशुओं से दुग्ध निकालने वाला, भोगपति कर वसूली करने वाला, घटपाल गिरजाघरों की रक्षा करने वाला, वर्मपाल व्यक्तियों की निगरानी करने वाला, क्षेत्रपाल कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाला। और भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं वहां पर उस टाइम की प्रशासनिक इकाई से संबंधित, तो आप बुक में एक बार अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा किसे क्या कहा जाता था उस टाइम पर, कत्तूरी शासन के टाइम पे। इनका आय का प्रमुख स्रोत क्या था? वो था कृषि। ठीक है, और इनके पतन का क्या कारण था मुख्य? तो अगर बात करें कत्तूरी शासन का पतन का प्रमुख कारण था बाहरी आक्रमण। ठीक है, बाहरी आक्रमण होते हैं, बाहर से शक्तियां जो आती है वो आक्रमण करती है, अटैक करती हैं, जिसके कारण जो है इनका पतन हो जाता है। फिर देखिए, कुछ ही इलाके में सिमट के रह जाता है कत्तूरी राजवंश, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अगला है, नेपाल राजा अशोक चल ने कत्तूरी राज्य के कुछ भाग पर, ठीक है, भाग यहाँ पर, भाग पर कब अधिकार किया? तो देखिए, अशोक चल का आक्रमण होता है 1191 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 1191 में इसने कहाँ अटैक किया था? उत्तराखंड में। उस टाइम पे पवार शासन भी चल रहा था और यहाँ पर कुमाऊं में चंद शासन भी चल रहा था, और कुछ भाग पर जो है ये कत्तूरी भी निवास कर रहे थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं, तो इसका भी कुछ भाग जो है अशोक चल ने उस टाइम पर जीता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, बागेश्वर ताम्र लेख के अनुसार दुलू या नेपाल शासक करचाल देव ने कत्तूरी राज्य को अपने अधिकार में लिया था? तो ये 1223 में। ठीक है, करचाल देव ने कब किया था? 1223 में अटैक किया था उत्तराखंड में, और अशोक चल ने किया था 1191 में। ठीक है, तैमूर लंग ने कब किया था? 1398 में। जिया रानी की लोक गाथाओं से हमें पता चलता है। और ब्रह्मदेव इसका अंतिम शासक था कत्यूर वंश का, जिसने जो है इससे युद्ध किया था। किससे? तैमूर लंग से। ठीक है, और सिरमौर का शासक था रत्नसेन था उस टाइम, उसने जो है तैमूर लंग से युद्ध किया था। तो ये सारे जो है पॉइंट आपको कत्यूर वंश से याद कर लेने हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।